वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में आज हम लोग जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास टॉपिक पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सा एग्जाम हो टीचिंग से रिलेटेड, जैसे कि DET+SB, CTET, UPTET या अदर कोई भी स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आना पक्का ही पक्का है। अभी हम लोग CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CTET को फोकस करके प्रिपेयर कर रहे हैं। CTET के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आना पक्का ही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस वीडियो में, आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से सीटेट के एग्ज़ाम में अभी तक, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर जिन्होंने भी इसे पढ़ा हुआ है तो उसको ये टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। लेकिन जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो इस टॉपिक को पढ़ ले। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, देन हम लोग इससे जो भी क्वेश्चन सीटेड में आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। अगर आप इसे इजी लैंग्वेज में समझें तो संज्ञानात्मक विकास सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि को ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास मानसिक विकास का प्रतिपादन किया। संज्ञानात्मक विकास को आप मानसिक विकास भी कह सकते हैं। जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने ये जानने का प्रयत्न किया था कि बच्चों की जो बुद्धि होती है उसका विकास किस ढंग से होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है उसको ध्यान रखिएगा कि जीन पियाजे ने क्या प्रयत्न किया था। उन्होंने ये जानने का प्रयत्न किया था कि बच्चों की जो बुद्धि होती है उसका विकास किस ढंग से होता है। जीन पियाजे एक रचनावादी हैं, यानी कि जो ये मानते हैं कि बच्चे अपने नॉलेज का निर्माण या नॉलेज को कंस्ट्रक्ट खुद कर सकते हैं थ्रू एक्टिविटी, यानी कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। या तो इनके नाम ही आपसे पूछ ले या फिर इनकी जो विशेषता है उनके बारे में पूछ सकता है। सबसे पहला यहाँ पे जो है वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसे संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का समय इसमें होता है, यानी कि जन्म से लेकर जो 2 वर्ष तक का बच्चा होता है वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था के अंडर में आएगा। सेकेंड पॉइंट है बालकों की मानसिक क्रियाएं उनकी इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती हैं, यानी कि हाथ पैरों हिलाकर वो व्यक्त करते हैं अपनी बातों को। जैसे कि उन्हें भूख लगी तो इस बात को वो रोकर व्यक्त करते हैं। थर्ड पॉइंट है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो जाता है, यानी कि अगर आप ये समझें कि बच्चे को वो चीज़ चाहिए, यानी कि वहाँ अगर उसे कोई खिलौना दिखाए, अगर उसे चाहिए तो उसी की तरफ वो जब तक कि उसे ले नहीं लेगा तो वो वहाँ तक कि जाता रहेगा, यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार उसका हो जाता है इस उम्र में। फोर्थ जो पॉइंट है वो है वस्तु स्थायित्व का गुण, यानी कि जैसे कि शुरू में जब ये इस उम्र में शुरू में जो बच्चा होता है, अगर उसके सामने से आपने कोई खिलौना हटा लिया और कह दिया कि वो खिलौना चिड़िया ले गई, तो बच्चा ये सत्य मान लेता है और समझता है सच में ऐसा हुआ है, चिड़िया उसका खिलौना ले गई। लेकिन जैसे ही वो इस अवस्था के एंड में पहुंचता है, यानी कि 2 साल में पहुंचता है, तब उसको ये समझ में आ जाता है कि अगर आप उसके सामने से कोई वस्तु हटाएंगे और चादर के पीछे छुपा लेंगे या कहीं छुपा लेंगे तो बच्चा समझ जाता है कि ये वस्तु आपने यहाँ छुपा ली, वो ढूंढता है। तो इसी को कहते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज है वो कब से स्टार्ट होती है, वो 2 वर्ष से लेकर ही 7 वर्ष तक रहती है। यहाँ पे 7 होगा, 4 नहीं होगा, 7 वर्ष तक ये अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा अब अपनी बात यानी कि अब वो इंद्रियों के द्वारा ना कह के उसमें भाषा का प्रारंभ होने लगता है, यानी कि वो अपनी बातों को कहने के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है। वस्तुओं को पहचानना और उसमें भेद करना प्रारंभ कर लेता है, यानी कि शुरू में वो इतना सही ढंग से मतलब नहीं कर पाता है। जैसे कि वो हर पुरुष को पापा ही कह के पुकारेगा और हर स्त्री को मम्मा ही समझता है।
वो मम्मा ही बोलता है। जैसे कि हर 4 पैरों वाले जो प्राणी होते हैं, यानी कि हर 4 पैरों वाले जो 4 पैरों वाले जानवर होते हैं, वो सभी को एक समान समझता है। लेकिन जैसे ही वो 5 वर्ष का हो जाता है, तब उसमें इस प्रकार की जो ये त्रुटियाँ होती हैं, जो इस प्रकार की जो ये कमियां होती हैं, यानी कि सभी पुरुषों को पापा और सभी स्त्रियों को मम्मी कहकर जो पुकारने की आदत होती है, वो अब सही हो जाती है। यानी कि 5 वर्ष तक की वो इन गलतियों को भी सुधार लेता है। अब वे विभिन्न परिवार के जैसे जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि बुआ, दादी, दादी होती हैं, चाची होती हैं आदि, इनमें वो फ़र्क करना सीख जाता है। गाय, भैंस, घोड़े, बकरी आदि को भी वो अलग अलग तरह से अब समझने लगता है 9 साल की उम्र में। उसके बाद इसी अवस्था, ये जो अवस्था है सेकंड वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है। इसमें और भी पॉइंट है, उसको देख। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जीववाद यानी कि एनिमिज्म, यानी कि वो अभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं में इतना फ़र्क नहीं कर पाता। यानी कि अगर उसे बच्चों को चोट लगी, किसी खिलौने के द्वारा उसे चोट लग गई, तो यानी कि अगर कोई जैसे कि कोई माँ है, उस खिलौनों को भी मार देती है, तो वो समझता है कि उसको मार दिया तो उसको भी चोट लगेगी। यानी कि वो इतना फ़र्क नहीं कर पाता है कि ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है। वो समझता है उसको भी मारा तो उसको भी चोट लगेगी। तो इसी को क्या कहते हैं, जीववाद यानी कि एनिमिज्म कहते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर। यानी कि अब बच्चा हर चीज़ को अपने केंद्रित रखता है। यानी कि वो समझता है अगर उसका मन हो रहा है इस समय खेलने का, तो सभी का मन खेलने का हो रहा है, या उसको रोने का मन हो रहा है तो सभी का मन रोने का हो रहा है। यानी कि वो समझता है जो उसको फीलिंग हो रही है वो सभी की वही फीलिंग्स है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है तर्कहीन चिंतन की अवस्था। अभी इस उम्र में बच्चा तर्क नहीं कर सकता, यानी कि उसमें अभी लॉजिकल थॉट्स नहीं उत्पन्न होते हैं। उसके बाद है विचारों की अनुत्क्रमणीयता यानी कि इन रिवर्सिबिलिटी। यानी कि अब बच्चा इस उम्र में, बच्चों में क्या होता है, इन रिवर्सिबिलिटी, यानी कि जैसे कि यहाँ से लेके स्कूल तक की जो रास्ता है और स्कूल से लेके घर तक की रास्ता है, वो एक ही दूरी पर है। अभी बच्चा ये नहीं समझ पाता, यानी कि वो जा तो पाएगा लेकिन उसी रास्ते से लौट जाए, उसमें इतनी पावर अभी इस उम्र में नहीं आती है। तो याद रखिएगा विचारों की अनुत्क्रमणीयता को। अगला जो पॉइंट है वो है वस्तुओं को उनकी संख्या व परिणाम के संदर्भ में सही रूप से समझने की शक्ति नहीं होती। यानी कि जैसे कि 2 बर्तन लीजिए, दोनों एक ही चौड़े चौड़े बर्तन है, उसमें आपने जूस फिल कर दिया। अब एक चौड़े बर्तन को अगर आप लंबे में भर देंगे तो बच्चा कहेगा कि जो लंबा वाला है वो ही ज़्यादा बड़ा है। अभी वो ये नहीं समझ पाता है कि उसकी आपने लंबाई ज़्यादा कर दी लेकिन उसमें जूस उतना ही आया है, लेकिन वो अभी ये फ़र्क नहीं समझ पाएगा इस अवस्था में। तो यही लिखा गया है कि वस्तुओं की उनकी संख्या व परिणाम के संदर्भ में सही रूप से समझने की शक्ति नहीं होती है। तो ये 4-5 पॉइंट जो इस स्टेज में हैं उसको ध्यान रखिएगा। जीववाद यानी कि एनिमिज्म के बारे में, आत्म केंद्रित तर्कहीन चिंतन की अवस्था है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, तो इन सब को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो अगला स्टेज है वो है मूर्त स्थूल संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये अवस्था शुरू होती है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की। इसमें क्या होता है, अब बच्चा रिवर्सिबिलिटी यानी कि अब उसमें समझ आ जाती है कि यहाँ से जितनी दूर हम गए हैं अगर वहीं से लौटेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि अगर 2 इंटू, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लें, 2 + 2 = 4 है, तो फिर आप 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि ये भी 4 है। यानी कि वो ये अब उसमें ये क्षमता उजागर हो जाती है कि सेम इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से उसमें शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि किसी चीज़ को वो रिवर्स में भी सोच सकता है। अब उसमें जैसे कि सजीव और निर्जीव, थर्ड जो सेकंड स्टेज थी उसमें वो फ़र्क नहीं कर पाता था कि सजीव है कि निर्जीव है, वो एक समान समझता था। लेकिन इस स्टेज में उसको समझ आने लगता है कि ये निर्जीव है, ये सजीव है। उसके बाद इसमें जो है मेन पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि तर्क करने की क्षमता जो होती है मूर्त चीज़ों पे वो प्रारंभ हो जाती है। याद रखिएगा इसमें बालक सिर्फ अभी मूर्त चीज़ों पे ही तर्क करना सीखता है। उसके बाद जो 4th स्टेज है
वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है, तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है, यानी कि अब बच्चा अच्छे ढंग से सोचने लगेगा, साइंटिफिक थिंकिंग उसकी उत्पन्न हो जाएगी। इस अवस्था में जो व्यक्ति है वो अब अमूर्त वस्तुओं, तथ्यों और समस्याओं का चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। स्मरण शक्ति रटने पर आधारित ना होकर तर्क एवं समझ पर आधारित होने लगती है, यानी कि ये अवस्था में अब बच्चा का माइंड बहुत ही अच्छे से डेवलप हो जाता है, वो सब चीज़ें समझने लगता है, बल्कि तर्क करने की क्षमता बहुत अच्छे से आ जाती है अमूर्त चीज़ों पे, जहाँ पे इसीलिए ये जो अवस्था का नाम है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये ध्यान रखिएगा, चिंतन अब मूर्त नहीं रहता, अमूर्त बन जाता है। यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो संज्ञानात्मक विकास है, इसके कुछ निश्चयात्मक चार कारक यानी कि जिसे फैक्टर्स बोलते हैं, जैसे कि परिपक्वता है, बालक की क्रियाएं यानी कि एक्टिविटी कह सकते हैं, बालक पर वातावरण का प्रभाव, संतुलन, इस तरह की यहाँ पे कुछ इनके कारक फैक्टर यानी कि दिए हुए हैं। उसके बाद जो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। जैसे कि स्कीमा क्या होता है, स्कीमा यानी कि आपके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसको स्कीमा बोलेंगे, यानी कि जो आपके पहले माइंड से दिमाग में चीज़ें हैं, यानी कि ये बिल्ली है तो ये क्या होता है, ये होता है स्कीमा। अब यहाँ पे जो अगला वर्ड आता है वो आता है एसिमिलेशन, यानी कि जिसे बोलेंगे आत्मसात। ये क्या होता है, देखिए आत्मसात यानी कि जो आपके माइंड में अभी चीज़ें जो आपके माइंड में भी स्टोर हैं, उसमें अगर आप कुछ चीज़ नई ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। लेकिन यहाँ पे जो अगला है एकोमोडेशन, ये क्या करते हैं, यानी कि समंजन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ों को आप मॉडिफाइड करते हैं, यानी कि अब आपको जो चीज़ पता है उसको आप तब्दील कर रहे हैं, उसे मॉडिफाइड कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, चीज़ों को मॉडिफाइड किया जाता है, जिसे एकोमोडेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, स्कीमा क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है। एसिमिलेशन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्कीमा यानी कि जो आपके माइंड में चीज़ें स्टोर हैं, जो आपको नॉलेज है माइंड में, उसे स्कीमा बोलते हैं। एसिमिलेशन यानी कि आपने अपनी नॉलेज में कुछ चीज़ ऐड करी, यानी कि आपको अभी पता था बिल्ली वाइट रंग की है, अब आपको ये भी पता चल गया कि बिल्ली काले रंग की भी होती है, तो आपने एक नॉलेज को और ऐड कर दिया, तो ये किस में आएगा, ये आएगा एसिमिलेशन में। लेकिन एकोमोडेशन में क्या होता है कि आप समझते थे ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, पर आप समझते थे ये दोनों एक ही प्राणी हैं, लेकिन अब आपको पता चल गया नहीं ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, तो आपने अपने माइंड को मॉडिफाइड किया और आपने उसमें ये चीज़ स्टोर करी कि ये बिल्ली इस तरह होती है और कुत्ता इस तरह होता है, इनमें फ़र्क है, तो आपने चीज़ों को मॉडिफाइड करा है। तो ये क्या हुई, इसे क्या बोलते हैं, इसे समंजन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा इतने पॉइंट जो कि प्याजे के बारे में है। अब हम लोग इसके आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है वो क्वेश्चन के दौरान क्लियर हो जाएंगी क्वेश्चन लगाने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिया है वो 2019 के पेपर का है। तो इसमें क्वेश्चन आया था कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि पहला है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, सेकेंड है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, या फिर थर्ड है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, या फिर फोर्थ है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा जो जीन पियाजे के सिद्धांत का जो प्रस्ताव था वो क्या कहता था कि बच्चे और बड़े सेम अमाउंट में सोचते हैं, बस उनके काइंड में फ़र्क होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये ना सोचिए कि बच्चे जो होते हैं वो कम सोचते हैं, अमाउंट उनका सेम होता है, बस प्रकार अलग अलग होते हैं। यानी कि बच्चे बच्चों की तरह सोचेंगे कि ये खिलौना है, गुड़िया है, इस तरह बड़े बड़ों की तरह सोचेंगे, लेकिन अमाउंट सेम होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड पॉइंट है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ऐसा भी नहीं है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ऐसा भी नहीं है। यानी कि फर्स्ट जो पॉइंट दिया है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी कि उनके गुणात्मक रूप से बस डिफरेंस होती है, यानी कि उनके टाइप अलग अलग तरह की थिंकिंग होगी ना, बच्चे बच्चों की तरह सोचेंगे, बड़ों बड़ों की तरह सोचेंगे। तो यहाँ यही बात कही गई है कि गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी कि ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, पहला है पॉइंट
को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशेष तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। या फिर सेकेंड पॉइंट है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। या फिर थर्ड पॉइंट है प्रशिक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। या फिर फोर्थ पॉइंट है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया है कि को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत, कहीं पे भी आपको दंड के सिद्धांत के बारे में कहा जाए तो वो गलत है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि अगर आप बच्चों को दंड देंगे तो वो सीखेंगे, ऐसी बात कहीं पे भी नहीं कही गई है। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, यानी कि आपने पढ़ा है अभी कि जो पियाजे थे वो रचनावादी थे, जिनका ये मानना था कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं थ्रू एक्टिविटी, यानी कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वो दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संज्ञानात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। पहली अवस्था जो थी वो थी संवेदी पेशी अवस्था, जिसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था ही बोलते हैं। सेंसरी मोटर अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष की थी। सेकेंड जो अवस्था थी वो थी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। सेकेंड अवस्था थी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 साल से स्टार्ट होकर 7 वर्ष की थी। तो यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संज्ञानात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ध्यान रखिएगा नहीं को। पहला है अनुत्कीर्णता यानी कि इनरिवर्सिबिलिटी, ये तो इसकी विशेषता थी, हम लोगों ने खुद पढ़ा था। सेकंड है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। या फिर थर्ड है प्रतीकात्मक विचार का विकास। या फिर फोर्थ है अहम मान्यता यानी कि ईगो जिसे बोलते हैं सेल्फ सेंटर, आप जिसे सेल्फ सेंटर कहते हैं इंग्लिश में, अहम मान्यता। तो यहाँ पे जो इसका सेकंड होगा वो बिल्कुल यहाँ पे मतलब यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा था, इसलिए यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 या 3 हम लोग जो कर रहे हैं। तो यहाँ पे है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं, इनमें से क्या आवश्यक है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए। पहला जो है वो है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। सेकंड है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। या फिर थर्ड है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। या फिर फोर्थ है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फोर्थ है वो बिल्कुल सही है, यानी कि जो शिक्षार्थी के द्वारा जब पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की जाती है तो ये सीखने के व्यवहार में आता है, यानी कि बालक हमेशा पर्यावरण के साथ व्यवहार करता है। तो यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला जो क्वेश्चन है वो है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, यानी कि जो वयस्कों से क्या होता है, अभी हम लोगों ने समझा है कि बच्चे और बड़ों में क्या फ़र्क होता है, अमाउंट सेम होता है, प्रकार अलग होता है, यानी कि मात्रा इनकी क्या होती है, ये प्रकार में डिफरेंस होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो सेकंड है यहाँ पे क्या होगा, वयस्कों से प्रकार भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि बच्चों से, अभी हम लोगों ने इसका शायद पहला क्वेश्चन भी इसी पे करा है कि जो इनका प्रकार होता है वो अलग होता है लेकिन मात्रा सेम होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में, यानी कि आपको बस इसमें नाम बताना है कि 2 से 7 वर्ष की कौन सी अवस्था होती है। पहली है औपचारिक संज्ञानात्मक, या फिर सेकंड है मूर्त संज्ञानात्मक, या फिर थर्ड है संवेदी गतिक अवस्था, या फिर फोर्थ है पूर्व संज्ञानात्मक। तो 2 से जो 7 वर्ष की अवस्था होती है वो होती है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 एकदम सही होगा। पहली कौन सी थी, पहली यहाँ थर्ड वाली जो संवेदी गतिक लिखी ये पहली है, ये लास्ट है, और ये कौन सी है, थर्ड है। यानी कि औपचारिक संज्ञानात्मक ये कौन सी थी, ये लास्ट थी, 4th स्टेज थी। मूर्त संज्ञानात्मक ये 3rd स्टेज है। संवेदी गतिक ये 1st स्टेज है, और जो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है ये 2nd स्टेज है, यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है। अगला क्वेश्चन है
1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है, यानी कि जब वो इंद्रियों का यूज़ करते हैं अपनी बात कहने के लिए, वो कौन सी अवस्था होती है। तो पहली है मूर्त संज्ञानात्मक स्तर, सेकेंड है पूर्व संज्ञानात्मक स्तर, थर्ड है इंद्रिय जनित गामक स्तर, या फिर फोर्थ है अमूर्त संज्ञानात्मक स्तर। तो यहाँ पे जो थर्ड है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहली स्टेज होती है जिसे इंद्रिय जनित गामक स्तर बोलते हैं, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है, यानी कि अब बच्चा लॉजिक, जो अमूर्त चीज़ों पे वो लॉजिकल थॉट्स उसके उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो कौन सी अवस्था थी। पहला है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, यानी कि 7 से जो 11 वर्ष की थी, या फिर सेकेंड है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, या फिर थर्ड है संवेदी प्रेरक अवस्था, या फिर फोर्थ है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकेंड है वो बिल्कुल सही है। ये लास्ट स्टेज थी जिसमें बच्चा अब साइंटिफिक तरीके से सोचने लगेगा, वो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में भी चिंतन करने लगता है तार्किक। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, यानी कि अब बच्चा तार्किक रूप से सोचने लगता है। तो यहाँ पे पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, ये तो फर्स्ट अवस्था है, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। सेकेंड अवस्था जो दी है वो है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, थर्ड अवस्था दी है वो है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो फोर्थ अवस्था दी है वो है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे अमूर्त चीज़ों पे तार्किक रूप से वो पूछता, अमूर्त चीज़ों पे पूछता, तो आप औपचारिक लगाते, लेकिन वहाँ पे उसने पूछा है सिर्फ तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, यानी कि अगर आपसे केवल कहे कि तार्किक रूप से किस अवस्था में वो सोचना प्रारंभ कर देता है, तब आप मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था पे लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वो वर्ड शामिल कर देता कि अमूर्त चीज़ों पे, तब आप फोर्थ वाली स्टेज लगाते। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फोर्थ है वो बिल्कुल सही है, यानी कि मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें।